अच्छा, लास्ट क्लास में हमने रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, स्पायरोमेट्री भी हो गया था, आज हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। आपको तो पता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स में, और लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? एल्वेलाई में। ठीक है, तो वही हम देखेंगे। मैं रेफरेंस के लिए कुछ मॉड्यूल के स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, हालांकि हम लिख लिख के पढ़ेंगे। कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो भी हम देखेंगे। और कहाँ होता है ये तो आपको पता ही है कि एल्वेलाई के अंदर होता है। तो आप ध्यान से सुने, क्योंकि अब हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो एल्वेलाइज का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं एक बार यहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड किए ले रहा हूँ जिसकी कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, सारी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है वो मैंने अपलोड कर ली हैं। ये देखिए, लंग्स के अंदर एल्वेलाई होते हैं, और किस तरह से होते हैं ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ये डायग्राम पहले भी दिखाया था। करीब 300 मिलियन एल्वेलाई दोनों लंग्स में होते हैं। क्या 300 मिलियन का मतलब समझे आप? 30 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़। तो दोनों लंग्स में करीब 300 मिलियन एल्वेलाई पाए जाते हैं। 300 मिलियन एल्वेलाई। तो आइए देखते हैं एक एल्वेलाई कैसा दिखता है। तो वैसे तो ये अंगूरों के गुच्छे की तरह है, पर इनको समझाने के लिए इनका एक स्कीमेटिक डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो जो 300 मिलियन एल्वेलाई होते हैं ना, ये कुछ इस तरह के होते हैं। देखिए, इसके डायग्राम बहुत सारे हैं, मैं एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। एल्वेलाई की जो आउटर सरफेस होती है वो होती है येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की, और जो अंदर वाली सरफेस है वो होती है सिंपल स्क्वामास एपिथेलियम की। चलिए इन दोनों सरफेसेस को भी हम देख लेते हैं। ये बाहर वाली सरफेस है येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की, और ये जो अंदर वाली सरफेस आपको यहाँ दिख रही है ये फ्लैट सेल्स की बनी होती है। इन फ्लैट सेल्स को हम सिंपल स्क्वामास एपिथेलियम के सेल्स हैं। और ये जो अंदर वाले फ्लैट सेल्स है ना सिंपल स्क्वामास एपिथेलियम के, ये ना एंडोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। इसके अलावा बाकी पूरे के पूरे लंग्स कैसे होते हैं? मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, सिर्फ यही एंडोडर्मल होते हैं। ठीक है, और ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं इन्हें हम न्यूमोसाइट्स कहते हैं। न्यूमो मतलब ही एयर होता है, सुना होगा आपने। तो ये एयर सेल्स है, न्यूमोसाइट्स। ठीक है, अब एल्वेलाई के अंदर ब्लड घुसता है किससे? पल्मोनरी आर्टरी से, और बाहर निकलता है किससे? पल्मोनरी वेन से। तो यहाँ पे देखिए, ये पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी जब अंदर आती है तो किस में टूटती है बताइए? आर्टीरियोल में। और आर्टीरियोल किस में टूटती है? कैपिलरीज में, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए एल्वेलाई के अंदर पल्मोनरी कैपिलरीज आपको दिखेंगी, जो एल्वेलाई की दीवारों से गुजर रही हैं। सिर्फ एक इसी दीवार से नहीं गुजर रही है, इधर वाली इधर वाली इधर वाली सब दीवारों से ब्लड गुजर रहा है। मैंने बस एक तरफ समझाने के लिए बना दिया है कि पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड अंदर घुसता है, और ये जो ब्लड अंदर घुस रहा है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पर यहाँ इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, और जो बाहर निकलेगा ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो जो अंदर घुस रहा है दोस्तों वो पल्मोनरी आर्टरी से घुस रहा है। आर्टरी आर्टीरियोल में और आर्टीरियल कैपिलरी में बदलती है, और जो बाहर निकल रहा है वो पल्मोनरी वेन से बाहर निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही बारीक बारीक छेद होते हैं। यहाँ पे इतने बारीक छेद जिनसे ना तो कोई सॉलिड और ना ही कोई लिक्विड चीज आ जा सकती है, सिर्फ गैसेस के मॉलिक्यूल ही डिफ्यूज हो सकते हैं। इस तरफ तो आपको पता है यहाँ पर क्या भरा हुआ है, यहाँ पर भरा हुआ है ब्लड, और इस तरफ यहाँ क्या भरी हुई है? एयर। तो ये जो बहुत बारीक बारीक छेद यहाँ होते हैं जिनसे सिर्फ गैसेस का डिफ्यूजन हो सकता है, इनको हम पोर्स ऑफ खून कहते हैं। इनकी वजह से एल्वेलाई में गैसेस का डिफ्यूजन हो सकता है, ना तो कोई सॉलिड चीज और ना ही कोई लिक्विड चीज, सिर्फ गैसेस के मॉलिक्यूल ही अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर डिफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा मैं आपको बता रहा था, ये जो इंटरनल सरफेस एरिया है देखिए, जिसके अक्रॉस गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ये पता है आपको कितना होता है इंटरनल सरफेस एरिया जिसके अक्रॉस गैसेस का डिफ्यूजन होता है? ये होता है करीब करीब 100 मीटर स्क्वायर, रफली द साइज ऑफ ए टेनिस कोर्ट, एक टेनिस कोर्ट के साइज के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया 100 मीटर स्क्वायर जिसका एरिया है। अब यहाँ पे जो गैसेस है, गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन था किसमें नापा जाता है? पार्शियल प्रेशर में। तो ब्लड अंदर घुस रहा है ना,
इसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ 40 mmHg है, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कितना 46 mmHg। जो एयर यहाँ अंदर घुस रही है एल्विलाई में बाहर इन्वायरमेंट से, इस एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कितना है 104 mmHg, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इसमें कम है और वो है सिर्फ 40 mmHg। तो गैसेस इन पोर्स ऑफ कून के थ्रू अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूज करती हैं। ऑक्सीजन तब तक अंदर जाती रहेगी जब तक कि अंदर PO2 बढ़ के 95704 ना हो जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड तब तक बाहर आती रहेगी जब तक के अंदर PCO2 गिरकर 40 ना रह जाए। तो जो ब्लड बाहर निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें अगर हम PO2 देखें तो वो बढ़ के हो जाता है 95 से 104 mmHg तक, जबकि PCO2 इसमें गिरकर रह जाता है सिर्फ 40 mmHg। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट पलट जाते हैं। आप कहेंगे सर जी ये ग्रेडियंट पलट कैसे जाते हैं? जो एयर एक्सेल हो रही है ना, उस एक्सेल्ड एयर के अंदर PCO2 तो बढ़ चुका है, कितना हो चुका है 46 mmHg के आसपास जो यहाँ था। गैसेस अपने हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूज हो रही है ना, तो PCO2 तो बढ़ जाता है एक्सेल हो रही है एयर के अंदर, और PO2 गिरकर 40 रह जाता है। ठीक है, तो ये गैस ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। हाउएवर जो बहुत ध्यान से समझ रहे हैं उनको एक प्रॉब्लम आएगी, वो ये कहेंगे कि सर जी जैसे इधर 104 है और उधर 40 है, तो 104 प्लस 40 होता है 144, डिवाइडेड बाय 2 होता है 72, तो दोनों तरफ 72 72 हो जाना चाहिए था। यहाँ पर बढ़ के 104 क्यों हो गया और यहाँ पे गिर के 40 ही क्यों रह गया? जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको मैं सिंपली ऐसे समझाता हूँ, जैसे मैंने एक बीकर में ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और उसको मैंने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। इस तरफ 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वाटर में, और इस तरफ 30% है ग्लूकोज का सॉल्यूशन वाटर में। थोड़ी देर बाद ऑस्मोसिस होगा, वाटर इधर से इधर जाएगा, है ना, और थोड़ी देर बाद दोनों ही तरफ 20% ग्लूकोज हो जाएगा। ऐसा ही तो होता है। तो फिर सर ऐसा यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ उल्टा कैसे हो गया? इधर 104 और इधर 40 था, तो दोनों तरफ 72 72 क्यों हो गया? मैं समझाता हूँ, समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया तो उससे भी अच्छा, लेकिन आना चाहिए समझ में। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, ये जो है ना, ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। यहाँ तो ये होना ही है जो दिखा रखा है मैंने, लेकिन पता है ये जो है ना, ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। आप कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब सब कुछ लगातार चेंज हो रहा है। देखो भाइयों, अगर मैं ब्लड को यहाँ रोक देता कि ब्लड अंदर ही रुक जाए, चलता ना रहे, रुक जाए इधर, और यहाँ पे एयर को रोक देता कि एयर जो है वो इधर ही रुक जाए, तो थोड़ी देर में ना दोनों तरफ 72 72 हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ब्लड भी चल रहा है और एयर भी लगातार अंदर से बाहर जा रही है। तो क्या होता है, जैसे सपोज इधर से एक अमीर आया, इधर से एक गरीब आया, ऐसे समझिए आप इसको। अमीर दे सकता है, गरीब लेना चाहता है, तो गरीब ने अमीर से बोला, अमीर के पास एक 100 का नोट है, गरीब ने अमीर से बोला भाई मुझे भी कुछ पैसा दे दो, तो अमीर ने कहा चल 100 का नोट है, 50 तू रख, 50 में रखता हूँ, खुले करा लेते हैं अपन। तो जैसे ही है ना, अमीर ने गरीब को 100 का नोट दिया, अमीर इधर है, गरीब इधर है, मानो तो ये अमीर है ऑक्सीजन के मामले में और ये गरीब आ रहा है इधर से, तो गरीब जो इधर से आ रहा था ना, गरीब ब्लड और अमीर एयर, तो अमीर एयर ने जैसे 100 का नोट गरीब को दिया, गरीब आगे भाग गया और पीछे से दूसरा गरीब आ गया। इधर अमीर जैसे ही गरीब हुआ, उसे बाहर निकाल के फेंक दिया गया और दूसरा अमीर अंदर डाल दिया गया। मतलब आधे आधे करने की जगह गरीब पूरे पैसे लेके भाग गया, अगर वो रुक जाता तो आधे आधे हो जाते, और पीछे से दूसरा गरीब अंदर आ गया। इधर से अमीर जैसे ही गरीब हुआ, उसे बाहर निकाल दिया, दूसरा अमीर अंदर आ गया। तो फिर एक बार अमीर इधर है, गरीब है, तो अमीरी से गरीबी का ग्रेडियंट ऐसे बना हुआ है ऑक्सीजन के लिए, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उल्टा बना हुआ है ऐसे। अगर मैं रोक देता ना ब्लड को और एयर को यहाँ, ठीक है, तो दोनों तरफ 72 72 हो जाता। समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपने देखा होगा जब मैं आपको कंट्रोल ऑफ गैसेस पढ़ा रहा था, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो रैपिड शैलो ब्रीदिंग होती है, लेकिन जब हम रेस्ट कर रहे हैं तो स्लो एंड डीप ब्रीदिंग होती है। तो मेरे भाई, चाहे रैपिड शैलो करो चाहे स्लो एंड डीप ब्रीदिंग करो, एट द एंड ऑफ 1 मिनट टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो अंदर आ रही है और बाहर जा रही है वो तो सेम हो गई ना यार। नहीं समझे? आपने अगर रैपिड ब्रीदिंग करी पर आपने डीप नहीं करी, और दूसरी आपने स्लो करी लेकिन डीप करी, तो फिर फायदा क्या हुआ भाई? एक्सरसाइज के समय आपको ज्यादा ब्लड की जरूरत है, रेस्ट के समय आपको इतने ब्लड की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था, अब बता रहा हूँ मैं आपको, कि रैपिड शैलो ब्रीदिंग जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होती है स्लो एंड डीप ब्रीदिंग से। आप कहेंगे कैसे सर? देखिए, अगर मैं ये सोचूं कि मैं बस अब 1 मिनट में एक ही बार सांस लूंगा, लेकिन पूरा अपने लंग्स को अच्छे से भर लूंगा, और फिर मैं 1 मिनट तक वो हवा बाहर नहीं निकालूंगा, ताकि अच्छे से ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाए, जो मेरे लंग्स में जा रही है, जो ब्लड मेरे लंग्स से गुजर रहा है उसका अच्छे से ऑक्सीजनेशन हो जाए। तो ज्यादा अच्छे से ऑक्सीजनेशन होगा नहीं, क्यों? क्योंकि है ना, जैसे एयर शुरू में तो इधर से इधर ऑक्सीजन जाएगी, पहले तो इधर से इधर ऑक्सीजन जाएगी तेजी से, ठीक है,
और लेकिन फिर क्या होगा, थोड़ी ऑक्सीजन वापस इधर आ जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस करना है ना, ये पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। ये पैसिव डिफ्यूजन तो शुरू में ज़्यादा इधर चली जाएगी, लेकिन फिर कुछ वापस भी आएगी, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस होना है। जैसे एक कमरे में ओवर कैपेसिटी लोग बैठे हुए हैं, 100 की कैपेसिटी है, 150 लोग बैठे हैं। जैसे ही आप दूसरा एक कमरा और खोलोगे, सब लोग उसमें भाग जाएंगे, फिर थोड़े वापस आएंगे, अरे यार उसमें तो और ज़्यादा भीड़ हो गई, इससे भी इसमें अच्छा है यहाँ कमरे के लोग। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो जैसे क्या होता है, इसमें पहले ऑक्सीजन इधर जाती है, फिर ऐसे वापस भी आती है, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस करना है। पर अगर वही हो गई और आपने ब्लड को आगे भगा दिया उसी वक्त, तो ग्रेडियंट ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, पर आपको समझ में आ गया होगा, आप तो 12th में हो। तो ये इसलिए हमेशा ग्रेडियंट बना रहता है। तो अगर मैं एक ही बार सांस लेने की सोचूं 1 मिनट में, तो उतना अच्छा ऑक्सीजन नहीं होगा, भले ही मैं शैलो ब्रीदिंग करूं, पर रैपिड करूं, जल्दी जल्दी अंदर बाहर करता रहूं उस एयर को। तो इससे क्या फायदा होगा कि ग्रेडियंट बने, इधर इधर पीयर ज़्यादा रहेगा ना इधर, तो उसकी वजह से ऑक्सीजनेशन ज़्यादा अच्छा होगा। तो रैपिड शैलो ब्रीदिंग हमेशा स्लो एंड डीप ब्रीदिंग से ज़्यादा अच्छी होती है, यानी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट डोमिनेट करता है। अगर वर्क डन को आपको ज़्यादा एफिशिएंटली करना है, आपने कभी देखा नहीं क्या, जब छत डलती थी पुराने ज़माने में, आजकल तो पाइप से आरसीसी ऊपर बिछा दिया जाता है, तो सब लोग एक साथ है ना लाइन में खड़े हो जाते थे, और एक से दूसरे को वो तगारी सीमेंट की पास करते रहते थे। सब लोग पूरा पूरा भर लें और खुद लेके जाएं और ऊपर जाके डालें, वैसा नहीं है, फटाफट पास करते थे, भले ही वो पूरी भरी हुई भी नहीं हो तगारी। वो इसलिए कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी ज़्यादा होता है, एक बार में ज़्यादा भर के ले जाओ, ऊपर डालो, उसमें टाइम लगेगा, फटाफट पास करते रहो आगे। तो इसलिए रैपिड शैलो ब्रीदिंग हमेशा ज़्यादा एफिशिएंट होती है स्लो एंड डीप ब्रीदिंग से। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्यों ये डायनामिक किस तरह से होता है। तो ये इंटरनल सरफेस एरिया कितना है, तो ये हो गया 100 मीटर स्क्वायर। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे बात करी किस तरह से ये ब्रीदिंग होती है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें यहाँ पे और समझते हैं। देखो एक और बात, इधर ब्लड है और इधर एयर है। ठीक है, इधर ब्लड है, इधर एयर है, तो ब्लड और एयर के बीच में कितने बैरियर हैं, आओ देखते हैं। इधर ब्लड और इधर एयर। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं। रणदीप अभी तक पुरानी दुनिया में जी रहा है। डायग्राम में इसको आर्टरी क्यों बोला? अरे रणदीप, कोई भी ब्लड वेसल जो ऑर्गन में इंटर करती है वो आर्टरी होती है, और जब ऑर्गन से बाहर निकलती है वो वेन होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है या डी ऑक्सीजनेटेड। हार्ट से जो बाहर निकलती है वो हमेशा आर्टरी है, और हार्ट में जो आती है वो वेन है। तो हार्ट से बाहर निकल रही है ना लंग्स के लिए, तो ये आर्टरी है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? छोटी क्लास में पढ़ाई नहीं करी, ऐसे ही प्रमोट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ब्लड और एयर के बीच में कितने बैरियर है। इधर ब्लड है और इधर एयर है। तो देखो भाइयों, जैसे ना सबसे पहले ब्लड की तरफ से जो पहला बैरियर है इसको देखते हैं, और इस तरफ एयर है। तो ब्लड की तरफ से जो पहला बैरियर होता है वो होती है एंडोथीलियम, और कैपिलरी की वॉल को हम एंडोथीलियम ही बोलते हैं। तो ये है एल्वियोलर एंडोथीलियम। एयर की तरफ से जो पहला बैरियर है ये है वो न्यूमोसाइट सेल्स वाली एपिथीलियम, इसको हम कहेंगे एल्वियोलर एपिथीलियम। अब एंडोथीलियम और एपिथीलियम दोनों के ऊपर प्रोटियोग्लाइकन और कोलेजन फिब्रिल की बनी हुई बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इधर भी होती है और इधर भी होती है। इसको कहते हैं एपिथीलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसे कहते हैं एंडोथीलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इनके बीच में प्लेन कनेक्टिव टिश्यू भरी होती है। तो प्लेन कनेक्टिव टिश्यू जिस एरिया में भरी होती है, ये एरिया में, इसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो इस तरह से ये 5 बैरियर होते हैं ब्लड और एयर के बीच में। पर इन पांचों बैरियर्स की जो टोटल थिकनेस है, इसे इन पांचों बैरियर्स को मिला के जो बनती है इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और इसी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में छेद होते हैं। कौन से छेद? पोर्स ऑफ कुन, जिनसे गैसेस का डिफ्यूजन होता है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की टोटल थिकनेस ना सिर्फ 0.2 मिलीमीटर होती है, इतनी कम, मतलब 1 मिलीमीटर का भी 1/5। और इसी से गैसेस अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूज होती हैं। O2 इधर से इधर आती है, और CO2 जो है वो इस तरफ से इस तरफ आती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन उल्टी लिख दी तो सीधी लिख लो। चलिए, तो ये हो गए यहाँ पर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब हम एक टर्म समझना चाहेंगे जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ अ गैस? चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए इधर PO2 कितना है? 104 mmHg। कार्बन और इधर कितना है? सिर्फ 40 mmHg। हाउ मच इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 64। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इधर कितना है? 46 mmHg, और इस तरफ कितना है? 40 mmHg। तो डिफरेंस कितना है? 6। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। इसको समझने के लिए हम ना ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं।
देखो वैसे तो डिफरेंस 64 है क्योंकि इधर 40 है इधर 104 है, पर अगर इधर 104 ना होकर 41 होता सिर्फ, तो डिफरेंस कितना होता बताइए? इधर 41 और इधर 40, तो डिफरेंस कितना होता? डिफरेंस होता 1 mmHg का। अगर इतना होता ना डिफरेंस, तो पता है एक मिनट में इधर से इधर कितनी ऑक्सीजन जा सकती थी? एक एल्वियोलाई से नहीं, मेरे दोनों लंग्स के 30 करोड़ एल्वियोलाई से टोटल इधर से इधर ना 21 ml ऑक्सीजन डिफ्यूज हो सकती थी। दिस इज द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन. So how will I define that? What is the diffusing capacity of oxygen? It is 21 milliliters per minute per mmHg. But how will you define it? So how will you define the diffusing capacity? Diffusing capacity of a gas क्या होती है? It is the amount of gas that can diffuse across the respiratory membrane the total amount of gas that can diffuse across the respiratory membrane of lungs in 1 minute's time if the pressure difference would have been 1 mmHg. अगर प्रेशर डिफरेंस 1 mmHg होता तो जितनी गैस 1 मिनट में डिफ्यूज हो सकती थी अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी. ठीक है, लेकिन मतलब 21 ये कैसे आया? ये आया ब्लड की सॉल्युबिलिटी, उस गैस की कितनी सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में और फेनिस्ट्रा वगैरह की संख्या वगैरह के बेसिस पे, ये आपको डिराइव नहीं करना है. तो ऑक्सीजन के लिए कितना होता है? 21 मिलीलीटर पर मिनट पर mmHg. ठीक है, बट एक्चुअली कितनी ऑक्सीजन डिफ्यूज हो सकती है होती है आप मुझे बताएंगे? ये तो तब होता ना जब 1 mmHg का डिफरेंस होता. एक्चुअली कितनी ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी बताओ? 21 मल्टीप्लाइड बाय 64. नहीं आया समझ में, क्योंकि इधर 104 है और इधर 40 है, तो डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस हुआ 64. तो एक्चुअली 21 इंटू 64 इतनी डिफ्यूज होती है. अच्छा, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस. जो गैस जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होती है ना प्लाज्मा में या वाटर में, उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है. तो जो गैस जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होती है प्लाज्मा में, उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है. अब आप मुझे बताइए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी ज़्यादा सॉल्युबल होती है प्लाज्मा में? मैं बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है वो भी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, 20 टाइम्स ज़्यादा, 420 ml पर मिनट पर mmHg. प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है, ऑक्सीजन तो 3% ही डिजॉल्व होती है, पढ़ेंगे हम बाद में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 7% तक डिजॉल्व हो जाती है प्लाज्मा में. तो कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है भाइयों. हाँ, 20 टाइम्स ज़्यादा होती है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी. तो होनी भी चाहिए ना, क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस देखो यहाँ पर 10 टाइम्स कम है भाइयों. 46 और 40 यानी प्रेशर डिफरेंस कितना है बताओ? सिर्फ 6 है ना. तो 420 इंटू 6 इज द एक्चुअल. ये प्रेशर डिफरेंस कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो उससे बैलेंस हो जाती है, कंपनसेट हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. अच्छा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम लोग कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहते हैं पता है ना आपको? 1 एटमॉस्फेयर पे रहते हैं हम लोग. तो एट 1 एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन जो है इट इज नॉट सॉल्युबल. एट 1 एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज नॉट सॉल्युबल इन प्लाज्मा. और अगर नाइट्रोजन प्लाज्मा में सॉल्युबल नहीं है तो उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी बहुत पुअर होगी, बहुत पुअर होती है. तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी पुअर. क्यों वेरी पुअर? क्योंकि एट 1 एटमॉस्फेयर, बिकॉज at 1 atmosphere nitrogen is not soluble in water. समझ में आया? तो उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी बहुत पुअर है. क्यों? क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है नाइट्रोजन. अब एक बात बताऊं आपको, जो एयर हम इनहेल करते हैं ना यहाँ, तो जो एयर हम एक्सहेल करते हैं सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन ही होती है. जो एयर हम इनहेल करते हैं, मैं आपको बताऊं, उसके अंदर देखो आपको यहाँ डेटा दिया हुआ है, जो इनहेल कर रहे हैं ना हम एयर, उसके अंदर यहाँ देखिए 19.6% ऑक्सीजन होती है. तो इनहेल्ड एयर में 19.6% ऑक्सीजन है. और इनहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है पता है आपको? 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है. और आप देखिए अराउंड 80% क्या है? 75 से 80% नाइट्रोजन है. ठीक है, और जो एयर हम एक्सहेल करते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन तो कम रह जाती है,
15.7% रह जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के हो जाती है 3.6%, पर जो नाइट्रोजन है ना वो उतनी ही रहती है, सेम 75 से 80% नाइट्रोजन। आप तो 80 लिख लो यार, ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे समझाने के लिए ना। तो 80% तक नाइट्रोजन होती है, क्योंकि और भी तो पॉल्यूटेड पॉल्यूशन वाली गैसेज होती हैं, हम उनको जीरो मान रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो आप देखो नाइट्रोजन का बिल्कुल भी डिफ्यूजन नहीं हुआ। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का फर्क दिख रहा है आपको यहाँ। ये इंस्पायर्ड एयर है और ये एक्सपायर्ड एयर है। तो इंस्पायर्ड एयर के अंदर कितनी ऑक्सीजन कम हो गई है, देखो आप, लगभग 4% ऑक्सीजन कम हो गई ना। कहाँ गई 4%, बताओ। 4% ना इधर चली गई कहाँ, ब्लड में। और यहाँ देखो 0.04 और यहाँ 3.6, तो 3.56 कहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, ब्लड से इधर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर का हमने एक कंपैरिजन यहाँ पे ड्रॉ किया। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, पर नाइट्रोजन का कुछ भी क्यों नहीं हुआ एक्सचेंज? अब बताओ, सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन इनहेल करते हैं हम, पर नाइट्रोजन का कुछ नहीं होता। नाइट्रोजन ऐसे ही घुसती है और ऐसे ही निकल आती है, ऐसे ही घुसती है और ऐसे ही निकल आती है, क्योंकि नाइट्रोजन सॉल्युबल नहीं है। अब नाइट्रोजन सॉल्युबल नहीं है तो उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी नहीं है। नाइट्रोजन क्योंकि सॉल्युबल नहीं है तो उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी नहीं है। तो इसलिए ना नाइट्रोजन हमारे, है ना, कोई एक्सचेंज नहीं होता नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन ब्लड में रिजॉल्व भी नहीं होती। ठीक है, तो कोई भी गैस सॉल्युबल तो होनी चाहिए ना, तभी तो उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होगी और तभी वो हमारे साथ एक्सचेंज करेगी, नहीं तो नहीं। तो अब जैसे कोई जहरीली गैस होती है, कोई भी गैस, कोई जहरीली गैस है, तो उसको हमारे लिए वो गैस जहरीली हो, इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये जरूरी है कि वो सॉल्युबल इन ब्लड होनी चाहिए, सॉल्युबल इन वाटर होनी चाहिए। अगर वो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है तो कितनी भी खराब गैस हो, कितनी भी जहरीली गैस हो, वो हमारे अंदर ऐसे ही घुसेगी और ऐसे ही निकल जाएगी, क्योंकि वो हमारे ब्लड में जाकर घुलेगी नहीं। जब वो हमारे ब्लड में जाकर घुलेगी तभी तो कुछ करेगी ना वो। तो किसी भी पॉइजनस गैस के हम लोग के लिए पॉइजनस होने के लिए बहुत जरूरी है कि इट शुड बी सॉल्युबल इन प्लाज्मा, नहीं तो कितनी बुरी गैस हो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलिए इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था आपको कि ये हो गया डिफ्यूजिंग कैपेसिटी के बारे में। अब एक बात और करते हैं यहाँ पे, ये जो न्यूमोसाइट तुम्हें दिख रहे हैं, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम वाले न्यूमोसाइट, इन्हीं का फोटोग्राफ मैं एक फोटो दोबारा एक बार एल्वेलाई यहाँ बना देता हूँ मैं। चलो वही एल्वेलाई का और उसी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का भी फोटो एक बार और देखो, ये वही रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो मैं पढ़ा रहा था। ये सब बने बनाए हैं मेरे पास, पर मैंने आपको बताया ये है वो एल्वेलाई। ठीक है, तो ये प्रेशर डिफरेंसेस देखे आपने। अब एक चीज और देखिए, यहां से गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ये जो न्यूमोसाइट आपको दिख रहा है ना, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम वाले, इसमें कुछ न्यूमोसाइट ना थोड़े डिफरेंट होते हैं, इन्हें कहा जाता है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। तो ये ना वन वालों से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? ये एक फॉस्फोलिपिड सिक्रीट करते हैं जिसे कहा जाता है लेसिथिन। So these type 2 pneumocytes secrete lecithin. Lecithin is actually a phospholipid. तो आप कहेंगे ये फॉस्फोलिपिड क्या करता है? देखो, बर्थ से पहले बच्चे का हार्ट भले ही बीट कर रहा होता है, लेकिन उसके जो लंग्स होते हैं ना वो काम नहीं कर रहे होते। उसके लंग्स के एल्विलाई ऐसे होते हैं, एकदम कोलैप्स। बर्थ से पहले लंग्स के जो एल्विलाई है वो ऐसे होते हैं, कोलैप्स, और इनके अंदर कोई एयर नहीं होती। ठीक है, ऐसे होते हैं कोलैप्स। बर्थ के बाद बच्चा रोता है, नहीं रोएगा तो रुलाएंगे ताकि वो सांस ले, और जब वो सांस लेता है तो पहली बार उसके एल्विलाई फूलते हैं और इनके अंदर हवा जाती है। तो दोस्तों, जैसे आप एक गुब्बारे को फुलाने की कोशिश करते हैं, आप फूक मार रहे हैं और गुब्बारा नहीं फूल रहा है, तो आप उसको खींच खींच के ढीला कर देते हैं, और अब की बार फूक मारते हैं ना तो उतनी ही फोर्स में वो गुब्बारा फूल जाता है, पहले नहीं फूल रहा था। आपने पता है क्या किया? आपने उसकी जो सरफेस टेंशन थी ना उसको कम कर दिया, जिससे वो आसानी से फूल जाए। सरफेस टेंशन पढ़ा है कि नहीं? सोप बबल, एयर बबल पढ़ा है। फोर्स, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो कम फोर्स में बबल बन जाएगा। एयर बबल में 2T/R है, सोप बबल में दोनों सरफेस का लेते हैं तो 4T/R हो जाता है, सुना होगा आपने। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कम फोर्स में अगर आप बबल फुलाना चाहते हो तो आपको सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है, बर्थ से पहले तो ये एल्वेलाई कोलैप्स है, लेकिन बर्थ के समय पहली बार लेसिथिन सिक्रीट होता है। ये जो लेसिथिन टाइप 2 न्यूमोसाइट सिक्रीट कर रहे हैं, ये लेसिथिन ना एल्वेलाई की सरफेसेस पर बिखर जाता है। लेसिथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड है जो सर्फेक्टेंट की तरह बिहेव करता है। आप कहेंगे ये सर्फेक्टेंट क्या होते हैं?
Surfactant are the substances that reduce the surface tension of water. या surface tension, किसी भी चीज की surface tension कम जो करते हैं वो surfactant कहलाते हैं। आपको पता है surfactant क्या है? नहीं सुना कभी? Surfactant are substances that reduce surface tension. किसी भी चीज की surface tension को कम करने वाली चीजों को हम surfactant कहते हैं। सर्फ सुना है? सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट, दाग अच्छे हैं, सर्फ कपड़े धोते हैं जिससे, डिटर्जेंट। तो सर्फ को सर्फ क्यों कहते हैं? चलो बताओ, सर्फ को सर्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्फ में होता है सर्फेक्टेंट। एक्शन ऑफ डिटर्जेंट नहीं पढ़ा? इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। अरे भाई, डिटर्जेंट में ज्यादा झाग बनता है, सोप में नहीं बनता। सोप का मैकेनिज्म अलग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा नहीं पढ़ा? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो एंड्स होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक वाला एंड जो होता है मैल में घुस जाता है, हाइड्रोफिलिक वाला एंड जो है वाटर की तरफ है। तो फिर जब सोप लगाने के बाद कपड़े में रगड़ते हैं तो मैल खींच लेता है अपने साथ। तो वो तो सोप था, मैं डिटर्जेंट बता रहा हूँ। डिटर्जेंट क्या होता है? एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो ज्यादा झाग बनता है उसमें, है ना? तो यहाँ क्या होता है? सर्फेक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। तो जो टाइप 2 न्यूमोसाइट लेसिथिन सीक्रेट कर रहे हैं ना, ये लेसिथिन एल्वियोलाई की सभी दीवारों पर फैल जाता है। ठीक है, इसकी वजह से एल्वियोलाई की वॉल्स की सरफेस टेंशन कम हो जाती है। तो लेसिथिन रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ एल्वियोलर वॉल्स। इसकी वजह से उनका फूलना सरल हो जाता है। फैसिलिटेट्स दियर इजी इन्फ्लेशन, ताकि वो आसानी से फूल जाए। और उसके बाद कोलैप्स भी ना, एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कंप्लीटली कोलैप्सिंग। नहीं आया समझ में? समझाता हूँ। ये देखिए, ये एल्वियोलाई थे ना, ये बर्थ से पहले पिच के ऐसे कोलैप्स थे। बर्थ के समय पहली बार सांस ली, उस समय एल्वियोलाई की वॉल पे लेसिथिन फैल गया, तो एल्वियोलाई आसानी से फूल गए। तो ये देखिए, ये है पहला इंस्पायरेशन। अब जब पहला एक्सपायरेशन होगा ना, तो ये पूरी तरह से कोलैप्स नहीं होंगे। बताओ क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अब इनकी दीवारों पर जो लेसिथिन है उसने इसकी एल्वियोलाई की सरफेस टेंशन को कम कर दिया है। तो एल्वियोलाई पूरी तरह से कोलैप्स नहीं होंगे। पहले देखो, बर्थ से पहले तो कोलैप्स थे, बर्थ के बाद पहली बार ऐसा इतना फूले। पहला इंस्पायरेशन देखिए बर्थ के बाद, और ये देखिए, ये है पहला एक्सपायरेशन। थोड़ी सी हवा इनमें रह जाएगी, फिर अगला इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। अब ये ऐसे ऐसे चलेगा। अभी पूरी तरह से कोलैप्स कभी नहीं होंगे। समझ में आई बात? अभी पूरी तरह से कोलैप्स कभी नहीं होंगे। तो इसकी वजह से सम अमाउंट ऑफ एयर विल ऑलवेज रिमेन इन द एल्वियोलाई। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये एडल्ट में कितनी होती है? 1200 ml। इसीलिए तो गैसियस एक्सचेंज कंटिन्यूज इवन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, बताया था मैंने। क्योंकि अभी एल्वियोलाई कभी भी पूरी तरह से कोलैप्स नहीं होंगे, तो इसलिए ये एक्चुअली हमारे ब्रीदिंग की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि गैसियस एक्सचेंज विल कंटिन्यू इवन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा इसमें रहती है। और इसीलिए फिर मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1200 ml आपके अंदर अस्पताल की भरी हुई है, ये रिप्लेस होती रहती है। पर 1200 ml एयर एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम विल ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स, वो कभी भी लंग्स से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, ये कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो हमने बात करी थी ना, पैदा होते ही मार दिया बच्चे का गला घोट के और पूछा कि मरा हुआ पैदा हुआ था या पैदा होने के बाद मरा है, तो ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये है रेजिडुअल वॉल्यूम के बचे रहने का रीजन। समझ में आई बात? तो ये टाइप 2 न्यूमोसाइट से करते हैं। अब बताओ, किसी न्यूबॉर्न बेबी में अगर टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स फंक्शनल ना हो बर्थ के तुरंत बाद, तो इस बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इस बीमारी को कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या आरडीएस। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है पता है? बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है क्योंकि एल्वियोलाई आसानी से फूलते नहीं है। ऐसे ही एक बीमारी होती है एटिलेक्टेसिस। उसमें पता है क्या होता है? उसमें है ना, ज्यादा बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना जो लोग, तो उनके एल्वियोलाई में हवा जाती है, बाहर आती है, जाती है, बाहर आती है। तो गंदा धुआं ना टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को डैमेज कर देता है। अब बताओ, अगर टाइप 2 न्यूमोसाइट डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा? जिन एल्वियोलाई के टाइप 2 न्यूमोसाइट्स डैमेज हो जाएंगे। अब क्या होता है, बर्थ के समय पहली बार सर्फेक्टेंट लेसिथिन सीक्रेट होता है, और फिर ये जिंदगी भर सीक्रेट होता रहता है। बर्थ से पहले नहीं हो रहा था, उसके बाद ये पहली बार बर्थ के समय सीक्रेट होता है, ताकि पहली बार एल्वियोलाई फूले, और अब ये जिंदगी भर सीक्रेट होता रहेगा। तो अब है ना, अगर किसी के सिगरेट बीड़ी ज्यादा पीने से अगर डैमेज हो गए हैं ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, तो उसके एल्वियोलाई हो जाएंगे कोलैप्स। और सोचो, अगर आप उसके एल्वियोलाई कोलैप्स हो गए, तो फिर ऐसे एल्वियोलाई जो कोलैप्स हो गए हैं, उनकी दीवारों से जो ब्लड गुजर रहा है, क्या इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा? नहीं होगा। तो ये ब्लड तो है ना लंग्स में घुसेगा, और बिना प्योर हुए इम्प्योर ब्लड ही लंग्स से बाहर आने लग जाएगा। तो इसका मतलब इनके लंग्स की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। इनके लंग्स की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये बीमारी कहलाती है एटिलेक्टेसिस। तो एक और तीसरी बीमारी भी आपको बताता हूँ, इसे हम कहते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है वो भी देख लीजिए। जैसे मैंने जो एल्वियोलाई बनाया है ना, यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बनाया था एल्वियोलाई, बट एक्चुअली जो एल्वियोलाई होता है ना, उसके अंदर इंटरनल पार्टीशन भी होते हैं बहुत सारे। इंटरनल पार्टीशन कैसे होते हैं ये देखिए। जैसे ये एल्वियोलाई की वॉल है,
तो ये देखो, ये एल्वेलाई की वॉल है। और ये दीवारों से मान, ये इनके बीच के पार्टीशन है, इनसे ब्लड गुजर रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये तो दोस्तों एयर भरी हुई है यहाँ, ये इंटरनल पार्टीशन है इनके। और दीवारों से क्या गुजर रहा है, दीवारों से गुजर रहा है ब्लड। ठीक है, तो इंटरनल सरफेस एरिया है ना जिसके अक्रॉस गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, वो ये है। दिस इज द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ एल्वेलाई अक्रॉस विच डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज ऑकरिंग। ठीक है, अब ये आदमी अगर 15-20 साल से बीड़ी सिगरेट पी रहा है, गंदा धुआं अंदर लेता है बाहर निकालता है, अंदर लेता है बाहर निकालता है, या किसी ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो ऐसे में पता है क्या होता है, ये गंदा धुआं इसके एल्वेलाई की वॉल को इरिटेट करता है, जिससे इसकी एल्वेलाई की वॉल में ट्रिप्सिन रिलीज होने लगता है। आपको पता है ट्रिप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ना। ये पता है क्या करता है, एक तरह का ट्रिप्सिन रिलीज होने लगता है, और ये ट्रिप्सिन क्या करता है पता है, ये एल्वेलाई की वॉल्स को गला देता है। गंदे धुएं की वजह से इरिटेट होकर एल्वेलर वॉल डिजनरेट होने लग जाती है, और जब एल्वेलर वॉल डिजनरेट होने लग जाती है तो धीरे 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 टूट खराब हो जाती है। ये देखो, अब ये एल्वेलाई दोस्तों पहले से बड़ा लग रहा है ना, पर वो जो इंटरनल सरफेस एरिया था जिसके अक्रॉस गैसेस का डिफ्यूजन होता था, वो पहले से डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है, वो तो डिक्रीज हो गया ना। इसे कहते हैं हम एम्फाइसीमा। तो अब इसका कोई इलाज नहीं है, लंग्स तो परमानेंटली खराब हो गए, ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ेगी इसको क्योंकि एफिशिएंसी लंग्स की कम हो गई। तो ये कहलाती है एम्फाइसीमा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एम्फाइसीमा में क्या हो जाता है। ये देखिए, नॉर्मल एल्वेलाई देखिए, और एम्फाइसीमा होने के बाद देखिए, ये खराब हो गए हैं। या और भी अच्छा डायग्राम दिखाता हूँ, इससे भी अच्छा एम्फाइसीमा और नॉर्मल का। ये देखिए, ये नॉर्मल एल्वेलाई है और ये है एल्वेलाई विद एम्फाइसीमा। तो देखो अंदर का सब मामला खराब हो गया, ये भले बड़ा लग रहा है पहले से इसके कंपैरिजन में, ये पर ये खराब हो गया पूरा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एम्फाइसीमा। तो इसका भी कोई इलाज नहीं है। चलो, तो मैंने आपको 3 बीमारियां पढ़ाई, मैंने इनमें से 1-2 एनसीईआरटी में दी हैं, एक आध नहीं दी है, पर एक काम करते हैं, हम इन तीनों ही बीमारियों की एक टेबल बना लेते हैं। बना लें यहाँ पे, चलो बना लेते हैं। तो पहली बीमारी है हमारी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको कि हम कहते हैं आरडीएस। दूसरी है एटिलेक्टेसिस, और तीसरी है एम्फाइसीमा। तीनों में कॉज क्या है, कॉज यानी ईटियोलॉजी क्या है। तो अगर कॉज की बात करें तो पहले वाले में कॉज क्या होता है, कंजेनाइटल, यानी कि जो भी कॉज है वो बर्थ से है। एटिलेक्टेसिस किस में होती है, एडल्ट में। और ये एम्फाइसीमा भी किस में होता है, एडल्ट में। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें टाइप 2 न्यूमोसाइट्स और नॉन फंक्शनल, जबकि इसमें क्या होता है, एटिलेक्टेसिस में टाइप 2 न्यूमोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड। इसमें क्या पैथोलॉजी है एम्फाइसीमा में, द इंटरनल पार्टीशंस ऑफ एल्वेलाई आर डिजनरेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कंसिक्वेंस क्या होगा, डिफिकल्ट alveoli will not inflate easily, so there will be difficulty in breathing. इसके अंदर क्या होगा, alveoli will collapse permanently. ठीक है, और तीसरा जो है एम्फाइसीमा में क्या होता है बताइए, सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगा। तीनों में अंतर समझ में आया। इसमें आप क्या करोगे ट्रीटमेंट के नाम पे, आप दो उसको लेसिथिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा आपको। इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, एल्वेलाई खराब हो गया तो ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ेगी, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे ऑक्सीजन इनहेल करानी पड़ेगी ताकि डिफ्यूजन अच्छे से हो सके, क्योंकि
PO2 अगर डिफ्यूजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, अगर डिफरेंस पार्शियल प्रेशर में ज़्यादा होगा तो 104 की जगह 204 होगा, तो क्योंकि सरफेस एरिया तो सॉरी इसमें करानी पड़ेगी ऑक्सीजन थेरेपी ज़्यादा। पार्शियल प्रेशर जो है में डिफरेंस बनाना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका ही नहीं, कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। और रेटिल एक्सिस में क्या करोगे, जो बचे हुए एल्वेलाई उनको बचाओ, अब जो कोलैप्स हो गए एल्वेलाई वो तो कैसे ठीक होंगे। तो देखा जाए तो कोई खास ट्रीटमेंट इनमें है नहीं। कॉज क्या थे बताओ, कॉज ये कंजेनाइटल था, इसके अंदर क्या था, एक्सेसिव स्मोकिंग, इसमें क्या था, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होना या पॉल्यूशन। ट्रीटमेंट क्या है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ लेकिन एम्फाइसीमा में एक ट्रीटमेंट हम ट्राई कर सकते हैं, और ये आएगा इस बार नीट 2024 में। क्या ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं, हाँ क्योंकि आप 12th में हो तो आपको पता है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन के अगेंस्ट काम करता है। हमारे शरीर में भी अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन बनता है, और ये ट्रिप्सिन को एल्वेलाई गलाने से रोकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे शरीर में अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन बनाने वाला जीन तो है, लेकिन वो जीन इतनी क्वांटिटी में अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन नहीं बनाता कि एम्फाइसीमा होने के बाद वो एल्वेलाई को डिजेनरेट होने से रोक ले। तो हम क्या करते हैं, ह्यूमंस का अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन बनाने वाला जीन दूसरे जानवरों में डाल के वहाँ खूब सारा अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन बनवाते हैं, ताकि उस अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का इंजेक्शन हम एम्फाइसीमा के मरीज को लगा सकें उस जानवर से एक्सट्रैक्ट करके। ये मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहलाता है, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में फिर बताऊंगा। तो ये हो गया भाई आपका जो हमने यहाँ पे पढ़ा 3 तरह के डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, एटिलेक्टेसिस, एम्फाइसीमा, और डिसऑर्डर्स भी अभी पढ़ा देता हूँ मैं आज, तो मैं फर्दर और डिसऑर्डर्स भी आपको यहाँ पढ़ा देता हूँ, है ना। अगला जो डिसऑर्डर मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे वो होगा निमोनिया। अब आप कहेंगे निमोनिया क्या होता है। देखो निमोनिया में क्या होता है, जैसे मैं एक बार यहाँ पे वो एक एल्वेलाई का फोटो ओपन लेते हैं, जैसे ना आपको पता है ये एल्वेलाई है, यहाँ ब्लड है और यहाँ एयर है, ठीक है, और यहाँ से सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया हमला कर दें लंग्स के एल्वेलाई पे, या वायरस हमला कर दे, तो इसमें पता है क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ना, ये डैमेज हो जाती है। ये एक बार ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डैमेज हो गई ना, तो जो नहीं छनना चाहिए था वो भी छनने लगेगा, और प्लाज्मा छन छन के यहाँ आने लगेगा। समझ में आ रही बात। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल कई बार वायरल भी होता है, तो बैक्टीरिया ने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिया। तो दोस्तों जहाँ पर एयर भरनी चाहिए वहाँ पे क्या भर गया है, वहाँ फ्लूइड भर गया है। जैसे स्पॉन्ज को आप पानी में डुबो दो तो क्या होगा बताओ, भारी हो जाएगा स्पॉन्ज, और जहाँ हवा भरनी चाहिए वहाँ पानी भर जाएगा। तो फ्लूइड ऑक्यूपाइज द एयर स्पेस इनसाइड एल्वेलाई, इसे कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स। लंग्स ठोस हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, बुखार आता है, इन्फेक्शन होता है, और जो ब्लड इन एल्वेलाई से गुजर रहा है उसका ऑक्सीजनेशन होना कम हो जाता है, और SpO2 गिर जाता है। 97% ऑक्सीजनेट होता है ना वैसे ब्लड, अब वो 97 से कम हो जाता है, 80 रह जाता है, 70 रह जाता है। कोविड में देखा आपने, कहते हैं ऑक्सीजन गिरने लगी, ब्लड में ऑक्सीजन 70% ही रह गई, 60% ही रह गई, क्योंकि जहाँ पे हवा भरनी चाहिए वहाँ क्या भर गया है बोलो, जहाँ हवा भरनी चाहिए वहाँ पर फ्लूइड भर गया है। जहाँ हवा भरनी चाहिए वहाँ फ्लूइड भर गया, तो प्लाज्मा भर गया वहाँ। इसे कहते हैं निमोनिया। क्या इलाज है इसका, एंटीबायोटिक देंगे अपन, जो बैक्टीरिया या वायरस को मारेगा। जब बैक्टीरिया या वायरस मरेंगे ना, तो पता है क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से फ्लूइड रीअब्जॉर्ब होने लगेगा ब्लड में, या गाढ़ा फ्लूइड खांसी के साथ भी बाहर निकलेगा थोड़ा, तो धीरे धीरे एल्वेलाई क्लियर होने लगेंगे, इनके अंदर वापस हवा भरने लगेगी, खाली जगह आने लगेगी यहाँ, और फिर से लंग्स अपना काम करना शुरू कर देंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ना ये फ्लूइड, और ये जो मेम्ब्रेन डैमेज हो गई थी ये रीजनरेट हो जाएगी, हील हो जाएगी। तो एल्वेलाई ये ट्रीटमेंट होता है इसका। तो इस चीज को फास्ट कराने के लिए, रीअब्जॉर्प्शन फ्लूइड का फास्ट कराने के लिए स्टेरॉइड वगैरह भी दिए जाते हैं, सुना होगा आपने, ताकि फ्लूइड जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जल्दी जल्दी। कोविड में यही तो किया था। चलिए, तो ये तो हमने बात करी निमोनिया की। तो दोस्तों निमोनिया समझे आप। अच्छा, प्लूरल इफ्यूजन पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था मैंने आपको, जिसमें क्या होता है कि लंग्स के बाहर जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड भर जाता है। अब अगर प्लूरल कैविटी जो लंग्स के बाहर है उसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड भर गया तो क्या होगा, बताया था आपको। जब चेस्ट एक्सपेंड होगी तो ये इतना नहीं गिरेगा प्रेशर, इंटरप्लूरल प्रेशर जितना गिरना चाहिए, तो सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी ना, डिस्निया। चलो ये प्लूरल इफ्यूजन था।
एक और बताता हूँ, निमोनिया पता है अंदर फ्लूइड भर जाता है ना, जिस एरिया में, मान लीजिए इस एरिया में निमोनिया हुआ है तो इस एरिया की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये जो एरिया है ना, निमोनिया हुआ है, उसमें फ्लूइड भरा है तो लंग्स के एरिया की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो एक्सरे लेते हैं ना, तो यहाँ पे बादल जैसा दिखता है। नॉर्मली तो लंग्स दिखते नहीं है, लेकिन जिस एरिया की डेंसिटी बढ़ गई है, जैसे बोन बोन वगैरह दिखती है ना, उनकी डेंसिटी ज़्यादा आती है, तो ये थोड़ा क्लाउडी दिखता है। तो समझ में आया था इससे निमोनिया हुआ। ठीक है, अगली बीमारी अस्थमा। कुछ लोगों को किन्हीं चीज़ों से एलर्जी होती है। ऐसे ही एक मन कर रहा है, एक बात पूछ लूँ क्या, नीट में नहीं आएगी, देखते हैं आप लोगों में डॉक्टर एटीट्यूड है या नहीं, पूछ लो। जैसे ये प्लूरल कैविटी है ना, ये भी तो चारों तरफ है लंग्स के, प्लूरल फ्लूइड भी लंग्स के चारों तरफ है ना। तो क्या होता है, जैसे प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, प्लूरल इफ्यूजन। अब चेस्ट का तो एक्सरे ऐसा आएगा, देखो एक्सरे चेस्ट आप देखोगे तो एक्सरे चेस्ट में मैंने आपको क्या कहा था, बोन्स की शेडो आती है, स्टर्नम है, इसकी शेडो आ जाएगी और रिब्स की शेडो आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी एक्सरे चेस्ट में, है ना। लेकिन आपको पता है किसकी शेडो नहीं आएगी एक्सरे चेस्ट में, बताओ आप मुझे। लंग्स की शेडो नॉर्मली तो नहीं आती है, ऐसे होता है ना एक्सरे जो आता है, देखा होगा आपने। ठीक है, तो अब जैसे है ना, निमोनिया हुआ हो चाहे प्लूरल इफ्यूजन हुआ हो, जो क्लाउड है वो तो दोनों में बनेगा, क्योंकि प्लूरल कैविटी का फ्लूइड भी यहाँ बाहर इकट्ठा हो गया होगा, जिनको मैंने पहले बता रखा है वो मत बात करो यहाँ। तो उसमें भी ऐसी शेडो आएगी, और अगर प्लूरल इफ्यूजन हुआ और यहाँ पर फ्लूइड है तो भी ऐसे शेडो आएगी। तो एक्सरे से अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि निमोनिया है या प्लूरल इफ्यूजन है, पता है कैसे करेंगे, दोनों में डेंसिटी बढ़ गई ना, तो फ्लूइड की शेडो आ रही है यहाँ। दो एक्सरे लेंगे, एक खड़ा करके और एक लिटा के, नहीं आई बात समझ में। जब आप खड़ा करके एक्सरे लेंगे तो सपोज शेडो यहाँ आ रही है, और आपने लिटाया तो भी शेडो यहीं आई, तो इसका क्या मतलब है, ये निमोनिया है, ये अंदर है, फ्लूइड जो है लंग्स के अंदर है। लेकिन अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो पता क्या होता है, कैविटी की वजह से, पहले आपने खड़ा करके लिया फोटो तो मान लीजिए फ्लूइड यहाँ था, जैसे आपने टेढ़ी करवट लिटाया ना, फ्लूइड इधर चला जाएगा ज्यादा फ्लूइड, तो मूविंग शेडो फ्लो करता है ना फ्लूइड प्लूरल कैविटी वाला, तो वो मूविंग शेडो आएगी, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये फ्लूइड जो है लंग्स के अंदर नहीं है, लंग्स के बाहर इधर उधर हो रहा है, टेढ़ा करके। आपने देखा ना कई बार एक से ज्यादा एक्सरे लेते हैं, एक सीधा खड़ा करके, एक टेढ़ा लिटा के, एक इधर टेढ़ा लिटा के, वो क्यों करते हैं, मूविंग शेडो और स्टैटिक शेडो में डिफरेंस करने के लिए। अगर स्टैटिक शेडो है तो वो अंदर है ऑर्गन के, और अगर फ्लूइड मूव कर रहा है तो फ्लूइड तो ग्रेविटी के साथ मूव होगा, तो शेडो की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया तो उससे भी अच्छा, नीट में ये नहीं आएगा। लेकिन याद रखो, अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो यू बिलोंग टू दैट प्लेस व्हिच इज कॉल्ड एज मेडिकल कॉलेज, क्योंकि आप डॉक्टर बनना डिजर्व ही नहीं करते, आपको इसमें अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ये अपनी, मैं ऐसे बता रहा था आपको, अप्लाइड नॉलेज बता रहा था। एनीवेज, तो इस तरह से हम पता लगा लेते हैं एक्सरे एक्सरे से। चलो आगे बढ़ते हैं और हम अस्थमा के बारे में बात करते हैं। अभी अस्थमा में क्या होता है वो भी देख लो। हमारे जो लंग्स है ना, इसमें जो ब्रोंकाइल ट्री होता है, तो हमारे जो लंग्स होते हैं इसमें जो ब्रोंकाइल ट्री होता है, इसको देखिए आप, ये एल्वेलाई है। तो कुछ लोगों को किन्हीं चीज़ों से एलर्जी होती है, मतलब कुछ लोग किन्हीं चीज़ों के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं। मैंने ये बात आपको पहले भी कई बार बताई होगी। वो चीज़ें इन लोगों के लिए एलर्जन कहलाती हैं। अभी एलर्जन किसी में डस्ट हो सकता है, किसी में स्मोक भी हो सकता है, किसी में पॉलन हो सकता है ना। तो ये अलग अलग तरह के एलर्जेंस होते हैं। तो इन चीज़ों से जो एलर्जी है ना लोगों को, अगर वो ब्रेथ में इनको इनहेल कर लें, कहीं ऐसी पोलन ग्रेन है, स्मोक है, डस्ट है, अगर वो इन चीज़ों को अपनी ब्रेथ में इनहेल कर लें, अगर इन चीज़ों को ब्रेथ के साथ इनहेल कर लें, तो ये चीज़ें उनके लंग्स के अंदर जब आती है ना, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देती हैं, और यहाँ अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ई बनने लगती है। और आईजीई बनने, जो आईजीई बनने लगती है ना, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है ऐसा। हाइपर सेंसिटिव वजह से आईजीई बनने लगता है। आईजीई आईजीई किसको फोड़ देता है बताओ, इट रप्चर्स मास्ट सेल। और जब मास्ट सेल फूट जाते हैं तो क्या रिलीज होता है बोलो, हिस्टामीन रिलीज होता है। ये हिस्टामीन क्या करता है बताओ, ये बहुत सारे काम करता है। म्यूकस का सिक्रीशन इंक्रीज कर देता है, तो लंग्स के अंदर ब्रोंकाइल ट्री में म्यूकस ही म्यूकस इकट्ठी हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आती है एयर फ्लो को। दूसरा, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ब्रोंकाई जो है ना, वो उनके अंदर जो स्मूथ मसल की लेयर होती है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। जब ब्रोंकाई में स्मूथ मसल की लेयर कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया ना, तो एयर फ्लो को रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अब जब एयर फ्लो का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो सांस लेने में ज़्यादा दम लगानी पड़ेगी। दम लगा के सांस लेना, इसी को तो दमा कहते हैं, अस्थमा। अच्छा, नॉर्मली इंस्पायरेशन तो एक्टिव होता है बट एक्सपायरेशन पैसिव होता है। पर अब पता है क्या होता है, एक्सपायरेशन के समय भी दम लगा के हवा बाहर निकालनी पड़ती है, तो एक्सपायरेशन भी एक्टिव हो जाता है। और नैरो पैसेजेस से जब हवा को फोर्स किया जाता है बाहर,
तो वो साउंड बनाती हुई बाहर निकलती है। इस साउंड को हम व्हीजिंग साउंड कहते हैं। ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो गए। देखो मैं झूठ मूठ ब्रीजिंग साउंड बनाने की कोशिश करता हूँ, मेरे को अस्थमा नहीं है, पर किस तरह की आवाज आती है देखो अस्थमेटिक पेशेंट के लंग्स में, ऐसी ऐसी आवाज आती है ना कई बार, बहुत तेज आवाज आती है। तो ये व्हीजिंग साउंड अस्थमा में काफी ज्यादा आता है स्टेथोस्कोप से। अब बताओ स्टेथोस्कोप से सुन सकते हो आप इसको? आपने कभी देखा है स्टेथोस्कोप? वो दो तरह से यूज होता है, एक तो वो हार्ट बीट सुनने के लिए यूज होता है, दूसरा स्टेथोस्कोप लगाने के बाद डॉक्टर कई बार ऐसे कहते हैं सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जब वो लोग, लेकिन जब वो हार्ट साउंड सुननी होती है ना, उनको पढ़ाऊंगा मैं आपको हार्ट साउंड, तब थोड़े बोलते हैं सांस लीजिए। जब वो आपका हार्ट या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जामिन कर रहे हैं तो उस वक्त तो सांस लेने को नहीं बोलते। लेकिन जब वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिन कर रहे हैं, आवाज कैसी आ रही है हवा के आने जाने की लंग से, तब बोलते हैं सांस लीजिए। पीठ पर लगाते हैं, आगे भी लगाते हैं। तो स्टेथोस्कोप दो मेन चीजों के लिए यूज करते हैं, एक तो हार्ट बीट वगैरह को रीड सुनने के लिए और एक ब्रेथ को सुनने के लिए। तो हमारी बात समझ में, तो ये जो है नहीं बात, तो ये साउंड जो एयर यहाँ से बाहर निकलेगी तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, ये व्हीजिंग साउंड कहलाता है। अब ट्रीटमेंट क्या है दमा का? कुछ नहीं, दमा तो दम के साथ ही जाएगा। मतलब टीबी में भी आती है ऐसी आवाज, अलग अलग बीमारियों में आती है। अब लेकिन हाँ, आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हो। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है? जब आप बीमार का इलाज करते हो, बीमारी का नहीं। क्योंकि जिन चीज़ों से एलर्जी है उन चीज़ों को अवॉइड करो, यही इसका ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे बताओ? हम देंगे ब्रोंको डायलेटर। ये ऐसे इनहेलर्स होते हैं, स्टेरॉइड इनहेलर्स। स्टेरॉइड जो होते हैं ना, वो इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालीन, अस्थालिन, नाम सुने आपने, डेरिफाइलिन, ये इनहेलर्स ये क्या करते हैं? ब्रोंकाई को रिलैक्स करते हैं, ब्रोंकाई के अंदर जो स्मूथ मसल है उसे डायलेट करते हैं, जिससे एयर फ्लो को रेजिस्टेंस कम हो जाए। स्टेरॉइड भी इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं ताकि आईजीई इतना ना बने। फिर एंटी हिस्टामिनिक भी देते हैं हम, सिट्रिजीन, एलेग्रा, एविल। क्यों देते हैं ये? ताकि म्यूकस सिक्रेशन कम हो सके। ब्यूडाकोट, हेरोकोट, बहुत ज्यादा सीवियर सिचुएशन में एड्रेनलिन भी दिया जा सकता है। एड्रेनलिन वैसे देते नहीं है, पर हाँ अगर बहुत ही तबीयत खराब है तो दिया जाएगा। तो ये है अस्थमा, ठीक है। अस्थमा आ गया समझ में? तो हमने अस्थमा भी पढ़ लिया। और कौन सी लंग डिजीज हैं आपके सिलेबस में बता दो, सारी आज पढ़ा देता हूँ। अगली लंग डिजीज जो हम अगर देखें, हाँ ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। अच्छा ब्रोंकाइटिस, चलो ब्रोंकाइटिस भी बता देता हूँ क्या होती है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। जनरली ना ये बुढ़े लोगों में होती है या स्मोकर्स में होती है, जो बहुत बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं और कई सालों से पी रहे हैं। टीवी बताऊं? अच्छा टीवी भी यार, डिजीज पढ़ाया था, बताया था टीवी। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी बताओ, सारे ही बता दो। चलो भाई, कोई बेवकूफ कह रहा है सस्ती बीड़ी पीने से कैंसर हो जाता है। महंगी पियो चाहे सस्ती पियो, बीड़ी पीने से तो कैंसर होगा ही। चलो चलो भाई, ब्रोंकाइटिस ये जनरली बुढ़े लोगों में होती है। चलो चलो भाई, ब्रोंकाइटिस ये जनरली बुढ़े लोगों में होती है, या ऐसे लोगों में जो बहुत सालों से बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है। इस प्रॉब्लम में होता क्या है कि हमारा जो ब्रोंकाइल ट्री है, देखिए ये हमारा ब्रोंकाइल ट्री है। तो होता ये है कि गंदा धुआं बीड़ी सिगरेट पीने से या उम्र के साथ यहाँ पे जो सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, बताया था ना मैंने आपको, ब्रोंकाइल ट्री की म्यूकोजा में, इसमें ना गॉबलेट सेल होते हैं बहुत सारे, जो क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस। तो इन गॉबलेट सेल्स की हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन द साइज ऑफ द म्यूकस सेल्स, और हाइपरप्लेजिया मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ म्यूकस सेल्स। तो इन गॉबलेट सेल्स की हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाने की वजह से, साइज और नंबर इंक्रीज हो जाने की वजह से, ये बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीट करने लगते हैं यहाँ। और जब बहुत सारी म्यूकस यहाँ लंग्स में सिक्रीट होने लगती है ना अंदर, तो ये छाती में घड़घड़ घड़घड़ साउंड आता है, क्रेपिटेशंस कहते हैं इसको। बहुत ज्यादा खड़खड़ाने लगती है खांसी, और ये म्यूकस फिर यहाँ पे फॉरेन बॉडी सेंसेशन क्रिएट करेगी ना, तो खांसी आएगी। कफ रिफ्लेक्स समझ रहे हैं ना, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में फॉरेन बॉडी यानी म्यूकस बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही तो खांसी आएगी। खांसी आएगी तो ये बाहर स्पिट होगी, तो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस होने लगता है। कहाँ? ब्रोंकाइल ट्री में। अगर ब्रोंकाइल ट्री में एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस होने लगेगी तो क्या होगा? बुढ़े लोग होते हैं ना, ज्यादा छाती में कफ ज्यादा बनने लगा, दिन भर खांसते रहते हैं, थूकते रहते हैं इस कफ को, लेकिन अंदर और कफ बनता रहता है। तो छाती में कफ ज्यादा बन रहा है
थूकते रहते हैं, खांस खांस के निकालते रहते हैं, लेकिन और बनता रहता है। इसको हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। रात में और खांसी आती है उनको, क्योंकि लेट जाते हैं ना रात में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि और थोड़ा सा इस एरिया में प्रेशर इंक्रीज होता है, थोड़ा सा म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाता है। ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट है नहीं, एंटी हिस्टामिनिक वगैरह देते हैं ताकि म्यूकस कम सिक्रीट हो, स्टेरॉइड्स भी देते हैं, थोड़ा बहुत ब्रोंकाइटिस का इन्फ्लेमेशन कम करने की कोशिश करते हैं स्टेरॉइड देके और एलेग्रा एविल सब देके। बाकी कोई ऐसे ही रहता है, ज़्यादा कुछ ठीक होता नहीं। अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा ठीक होना। कुछ समय के लिए हुआ है एक्यूट तो वो हो जाता है। हैरिस सीधा पैलिएटिव ट्रीटमेंट में पहुंच गया। अरे हैरिस भैया, पैलिएटिव ट्रीटमेंट उसमें दिया जाता है जिसमें आदमी मरने वाला होता है, ब्रोंकाइटिस से कोई मर नहीं रहा। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। ये था ब्रोंकाइटिस। अस्थमा तो मैंने आपको बता ही दिया, एम्फाइसीमा भी बता दिया। एक और बता देता हूँ, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेज, ये भी अक्सर पूछा जाता है। आप जहाँ जिस तरह की नौकरी करते हो, काम करते हैं लोग, वहाँ उस तरह का धूल या धुआं उड़ता है। अभी जो धूल या धुआं उड़ रहा है ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये डस्ट एयर के साथ इनहेल हो रही है। ठीक है, तो ये डस्ट जो है वो एयर के साथ इनहेल होती है। अब जब ये एयर के साथ इनहेल होती है डस्ट, तो ये कहाँ पहुंचती है? आपके लंग्स में। एक बार ये आपके लंग्स में पहुंचने लग जाए तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए, तो ये आपके ब्रोंकाइल ट्री से सपोज ये डस्ट आपके लंग्स में आ गई, तो ये डस्ट है ना, मान लो स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, तो यहाँ पे ना स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री में जब हम काम करते हैं तो यहाँ ना सिलिका की डस्ट होती है। तो ये सिलिका लंग्स के अंदर आ गई और ये डिपॉजिट होने लगती है लंग्स में। जहाँ जहाँ लंग्स के अंदर सिलिका डिपॉजिट होती है उसके आसपास जो पल्मोनरी टिश्यू है उसमें फाइब्रस टिश्यू इकट्ठी होने लगती है। लंग्स की टिश्यू जो है वो फाइब्रस टिश्यू में चेंज होने लगती है। इसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस। तो यहाँ ना फाइब्रस फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स होने लगता है। फिर से सुनिए, ये बहुत सी चीज़ों से लंग्स के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस होने लगता है, फाइब्रस टिश्यू एक्यूमुलेट होने लगती है लंग्स में। जो लंग्स हैं उनमें जहाँ जहाँ सिलिका की डस्ट या कोयले की खदान में काम करते हैं ना, तो कोल डस्ट जमा होने लगती है। सिलिका डस्ट जमा होने को हम सिलिकोसिस कहते हैं, कोल डस्ट जमा होने को हम एंथ्रेकोसिस। इसी तरह कॉटन मिल में अगर कोई काम कर रहा है तो कॉटन के फाइबर या डस्ट जमा होने लगती है, तो इसको हम बोलते हैं बाइसिनोसिस। एस्बेस्टस में काम कर रहा है तो एस्बेस्टोसिस। और अगर शुगर केन की डस्ट जमा होने लगती है, पहले ही बताया था मैंने आपको, तो ये बेगासोसिस। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन शुरू हो जाता है लंग्स में। जहाँ जहाँ ये जमा हो रही है डस्ट, उसके चारों तरफ फाइब्रस टिश्यू जमा होने लगती है, तो लंग्स की एफिशिएंसी कम होने लगती है। एफिशिएंसी कम होने मतलब लंग्स में जिस एरिया में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना चाहिए एल्वेलाई के, वहाँ फाइब्रस टिश्यू जमा होने लगती है, तो इससे लंग्स खराब होने लगते हैं। इसको हम इस फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स की वजह से ही जो लंग्स परमानेंटली खराब हो जाते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस। तो मास्क वगैरह पहनना और अवॉइड करना एक्सपोजर डस्ट से, उससे ही प्रॉब्लम आती है। कॉटन क्या लिखा है? बाइसिनोसिस। और शुगर केन वाला है बेगासोसिस। कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसमें, स्टेरॉइड देके इम्यून रिस्पांस को सप्रेस कराते हैं। अभी आ रही है नई ड्रग्स आ रही है, निंटेंडानिब करके आ रही है, जो फाइब्रोसिस कम करती है। कोविड में भी लंग्स में फाइब्रोसिस शुरू हो गया था, तो एंटी फाइब्रोटिक मेडिसिन देते हैं, पर बहुत ज्यादा मतलब इनका कोई अच्छा वो है नहीं। अभी तक इतनी अच्छी मेडिसिन हमारे पास आई नहीं है। तो लंग्स अगर खराब होने से बचा लो तो बचा लो, खराब हो जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। कोल वाला एंथ्रेकोसिस, तो ये पता होना चाहिए। चलो, मास्क वगैरह पहने, अवॉइड करें एक्सपोजर। ये कबूतर से भी हो रहा है आजकल काफ़ी फाइब्रोसिस, तो अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं या आपके पेरेंट्स, तो अपना कबूतर अवॉइड करो। कबूतर की बीट, उसका पंख, उसका फर, कबूतर की बॉडी से जो एनिमल डेंडर निकलता है, एनिमल डेंडर मतलब होता है जानवरों के जो सेल्स हैं, स्किन के सेल्स वगैरह, ये सब है ना, डस्ट के अगर लंग्स में इनहेल होकर जा रहे हैं ना, तो इससे भी लंग्स खराब हो जाते हैं।
कबूतर वाला तो बहुत बहुत ज़्यादा चर्चा में है आजकल, ये आपको बताया जाएगा बाद में। चलो एनीवेज, तो ये हो गया अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस। तो अगले क्लास में दोस्तों हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगली क्लास में आप ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पूरा पढ़ के आएंगे। मैंने आज आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ बातें बताई हैं, कुछ बातें और हैं जो मुझे बतानी है, वो बाद में बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ के आए इससे आगे। अभी क्लास छोड़ नहीं रहा हूँ मैं, जो बच्चों को डाउट्स हैं वो मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा, ये सारी बातें आपके मॉड्यूल में भी दी हुई हैं, देखिए आप, ये मॉड्यूल मैंने पढ़ा दिया है पर ये आप पढ़ के आएंगे। देखो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, पुरानी एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी के बारे में लिखा हुआ है, कितने 3 मेन लेयर होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन तो कोई सेलुलर लेयर है नहीं, तो एपिथेलियम एंडोथेलियम, ये 2 लेयर्स होते हैं, बीच में कनेक्टिव टिश्यू भरी हुई होती है ब्लड और एयर के। ये अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं यहाँ पे O2 और CO2 की, ये भी पढ़ा दी है मैंने। एल्वेलाई 100 मीटर स्क्वायर, न्यूमोसाइट्स, लेसिथिन टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ये भी पढ़ा दिया मैंने। पोर्स ऑफ कॉन क्या होते हैं वो भी बता दिया, सकल लंग्स होते हैं ये भी बता दिया, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी हम छोड़ नहीं रहे, ऐसा करते हैं यहाँ तक कि एनसीईआरटी का आधार कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस लेंगे। अंडरलाइन करवाना है तो एनसीईआरटी में से करवाएंगे ना। चलो तो अभी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन तो अगली क्लास में, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। मैं डाउट्स लेने, क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने बोल दिया चले जाने के लिए, बेचारे चले गए। तो चलो चले गए तो चले गए, हम क्या करें, टाइम तो पूरा नहीं हुआ था ना। तो हम थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी तो वैसे भी आपको खुद ही पढ़नी है, इसमें ऐसा कुछ छोड़ा तो अपन ने है नहीं। तो स्पायरोमेट्री हमने नहीं पढ़ा था, यहीं से हम आज एनसीईआरटी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था ना, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पढ़ लिया था, नहीं पढ़ लिया था। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज यहीं से पढ़ना है ना अपने को। चलो तो यहीं से पढ़ते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं, तो लास्ट क्लास में ही हो गया था। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, क्या होती है टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली हम 500 ml वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, अप्रोक्सीमेटली 500 ml होती है। एक हेल्दी मैन के अंदर करीब 1 मिनट में 6000 से 8000 ml टाइडल वॉल्यूम आती है। इसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। कैसे आया ये, 500 इंटू 12 कर दो, 6000 हो जाएगा, 16 कर दोगे तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, अगली बात इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखें क्या होता है, तो जो एडिशनल एयर है जो हम नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कोई भी आदमी फोर्सफुली इंस्पायर कर सकता है नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, ये अराउंड 3000 ml होती है, ये कहलाती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब ऊपर से फोर्सफुली, ये भी बता दिया था मैंने। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में ईआरवी क्या है, नॉर्मल एक्सपायरेशन खत्म करने के बाद एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो वो आदमी फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता है, ये अराउंड 1100 ml होती है। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन खत्म करने के बाद भी कुछ हवा रह गई जिसे वो फोर्सफुली निकाल सकता है, यह है ईआरवी। अगली चीज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो हवा है जो कभी भी लंग्स से बाहर नहीं निकल रही है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जो बच जाती है कितनी होती है, अराउंड 1200 ml। अब इनमें से कुछ वॉल्यूम्स को अगर हम ऐड करें बाय एडिंग अप फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, वी कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज। जैसे एक होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम पूरी ताकत लगा के कितनी हवा अंदर ले सकते हैं, एक तो जो नॉर्मली ले रहे हैं यानी टाइडल वॉल्यूम, और दूसरा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये मैंने आपको बताया था। उसकी वैल्यू कितनी हुई दी हुई नहीं है, पर अराउंड 3500 ml। इसी तरह से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, ये है नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन खत्म हो गया, उसके बाद आप कितनी हवा बाहर निकाल सकते हो, एक तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, एक तो जो नॉर्मल एक्सपायरेशन में निकालते हैं वो, प्लस जो फोर्सफुली निकालते हैं वो, तो टीवी प्लस ईआरवी, ये हो गई 1600 ml, ये भी मैंने आपको बताई थी। फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन खत्म करने के बाद लंग्स में जो हवा बच जाती है
ये हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद लंग्स में दो तरह की हवा बचती है, एक जिसे फोर्सफुली निकाल सकते हैं लेकिन नॉर्मली नहीं निकालते हैं, और एक जिसे कभी निकाल ही नहीं सकते। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी? 2300 ml। अगला है वाइटल कैपेसिटी। अब इसमें ना वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन उल्टी लिखी हुई है शुरू में, दोनों डेफिनेशन सही है। पहला क्या लिखा है उन्होंने कि जितनी हवा हम अंदर खींच सकें पूरी ताकत से हवा बाहर निकालने के बाद, ईआरबी प्लस टीबी प्लस आईआरबी, या जितनी हवा हम बाहर निकाल सकें, दोनों नहीं जोड़ना है, दोनों से कोई एक, पूरी ताकत से हवा अंदर खींचने के बाद। बात तो सेम ही है। ये कितनी आएगी? ये आ जाएगी 4600 ml। फिर लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है? तो लंग्स की टोटल कैपेसिटी हमने देखी थी कि फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद पूरी ताकत से जितनी हवा लंग्स में खींच के अंदर पूरी तरह भर लें, उसके बाद जो हवा लंग्स में मिलती है। तो थोड़ी देर पहले तो हमने सब कुछ अंदर भर लिया था, जो अंदर भर लिया था वो वाइटल कैपेसिटी है और रेजिडुअल वॉल्यूम पहले से ही थी, तो ये जोड़ दो आप। तो ये आपका वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये टोटल लंग कैपेसिटी आ गई 5800। इसमें कुछ भी नया नहीं है, हमने बस एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज किया। हमने इससे ज़्यादा भी पढ़ी है कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं है, जैसे एल्वेलर वेंटिलेशन अलग चीज़ होती है, वो कम होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन से क्योंकि थोड़ी डेड स्पेस एयर होती है वगैरह। चलो इसके बाद जो हमने आज पढ़ा इसको भी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। आज हमने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मेन जो साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की वो कौन होते हैं? एल्वेलाई। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस दूसरी जगह भी उतना ही होता है, कहाँ? ब्लड एंड टिश्यूज में। तो O2 और CO2 के बीच में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और कैसे होता है? तो आंसर है बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि प्रेशर में डिफरेंस पे सिंपल डिफ्यूजन में होता है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जिन पे डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। हमने बात करी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी पे। और इसके अलावा मेम्ब्रेन जहाँ थिन होगी वहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। कंडक्शन जोन में क्यों नहीं होता एक्सचेंज ऑफ गैसेस? वहाँ पे मेम्ब्रेन बहुत थिक है, ब्लड और एयर के बीच का पार्टीशन बहुत थिक है, इसलिए वहाँ नहीं होता, एक्सचेंज जोन में होता है। किस गैसेस का जो प्रेशर होता है इंडिविजुअल गैसेस का, वो कैसे नापा जाता है? पार्शियल प्रेशर में नापा जाता है, और इसको PO2 या PCO2 ऐसे रेफर किया जाता है। तो ये टेबल में दिए हुए हैं नीचे, और डेटा गिवन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ से कहाँ है? एल्वेलाई से ब्लड और फिर ब्लड से टिश्यू। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का उल्टा है, टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वेलाई। तो ये देखिए यहाँ पे O2 और CO2 का एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कितना ज्यादा है देखिए, पर एल्वेलाई में कितना रह जाता है? 104 और 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और 45। हमने दोस्तों 46 लिया है, 46 और 45 दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, तो आप 45 को भी सही मान लेना, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको 45 लिया है और टिश्यू में भी 45 लिया है। ब्लड में हमने लिया था 95 से 104 और इसका 40, तो ये वही है जो हमने पढ़े थे, बस CO2 का 46 की जगह हम 45 ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ग्रेडियंट देखिए कहाँ से? एल्वेलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ग्रेडियंट देखेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई। इसके अलावा हमने एक बात और देखी कि सॉल्युबिलिटी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज्यादा है 20-25 टाइम्स ऑक्सीजन से, इसीलिए उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है। नाउ व्हाट इज द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी? वो उन्होंने लिखा ही नहीं है, पर उसकी डेफिनेशन लिख दी कि अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज अक्रॉस द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, यानी कि ये डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है जिसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये ज्यादा होती है देन ऑक्सीजन। पर उन्होंने इंक बचा ली, इन्होंने वर्ड नहीं लिखा कि इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। और जो तीन मेन लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को तो अपन लेयर मान ही रहे, ब्लड और एयर के बीच में तीन मेजर लेयर्स कौन सी होती हैं देखिए आप। एक तो स्क्वामस एपिथेलियम एल्वेलाई की, एंडोथेलियम एल्वेलर कैपिलरी की, और उनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू वाला जो सब्सटेंस भरा हुआ है उसको एक तीसरी लेयर मान रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीन मेजर लेयर कौन कौन सी इन्होंने बोली है? एक तो स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम, कैसे लिखा है इन्होंने? पांच है पर पांच को तीन करके लिख दिया है, तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, पर मैं इसको तोड़ के समझा देता हूँ। दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन का भी जिक्र किया है, पर मेजर तीन लेयर लिखी है। तीन कौन सी? पांच है, पांच ही पढ़ाई थी हमने, पांच ही इन्होंने लिखी है, तीन क्यों लिख दिया? एक तो ये होती है स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, दूसरा होती है एंडोथेलियम, और इनके बीच में फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और उसके अलावा बेसमेंट सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू वाला सब्सटेंस। तो ये तीसरी लेयर है ना, बेसमेंट सब्सटेंस बोली है। तो याद रखना तीन मेजर लेयर कौन सी हैं? एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस बेसमेंट सब्सटेंस, और एंडोथेलियम। लेकिन इनकी जो टोटल थिकनेस है वो बहुत कम होती है इन तीनों की, लिखी नहीं है कितनी, पर मैंने आपको बताई थी, मच लेस देन ए मिलीमीटर। अरे लिख दो ना यार, 0.2 mm। Therefore all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and CO2 from tissue to alveoli। ये इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और फिर दो फोटोग्राफ बना दिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो हम अगली बार पढ़ेंगे, पर ये दो फोटोग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो ऊपर इन्होंने जो मटके जैसी चीज बनाई है ना दोस्तों,
लिख दो ना यहाँ, ये लंग्स के बारे में बात हो रही है यहाँ, एल्वेलाई ऑफ लंग्स। तो इसमें इन्होंने दिखाया PO2 104 होता है, PCO2 40 होता है। तो आप देखिए इसमें क्या दिख रहा है, CO2 जो है वो बाहर निकल रही है, O2 अंदर जा रही है। ये आर्टरी है पल्मोनरी और ये पल्मोनरी वेन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक वेन से पहले हार्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए PO2 और PCO2 वही दिखे जो मैंने बताया था आपको, ये सिस्टमिक वेन्स है और इस तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है सिस्टमिक आर्टरीज है। इसमें PO2 95 और ये PCO2 40 होता है और ये हमारी बॉडी की टिश्यूज है। यहाँ पर उल्टा एक्सचेंज हो रहा है, CO2 बाहर निकल रही है और O2 अंदर आ रही है। यहाँ पर जो हो रहा था उसका है ना, यहाँ एक्सचेंज उल्टा हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है। यही बस छोटा सा इस डायग्राम में और क्या, और ये एक डायग्राम में लेबलिंग के लिए आ जाता है। इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं, ये एल्वेलाई की कैविटी है, ये एंडोथीलियम है, ये बेसमेंट सब्सटेंस और ये यहाँ पर अभी लिखा ही नहीं, अच्छा लिखा है एपिथीलियम। तो 3 लेयर कौन से हैं, एपिथीलियम, बेसमेंट सब्सटेंस प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम। फिर ये अंदर आपको यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है, ये इसमें आपको यहाँ RBC दिख रहे हैं और ये एल्वेलर कैविटी है, यहाँ से एयर आ रही जा रही है। बस यही है डायग्राम में, फिर भी लेबलिंग के लिए आ जाता है। ठीक है, चलिए। तो ये हमने ना आज पढ़ लिया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और अब मैं थोड़े से डाउट्स ले रहा हूँ। अब जो बच्चे को डाउट्स नहीं है वो जा सकते हैं। अगली NCERT ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम